हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक हम उठाएंगे, कूलम्स लॉ। और जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि दो चार्जड पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, तो कितना फोर्स लगाते हैं इसको क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्ब्स लॉ हमें पढ़ना है कि इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, मीनिंग इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा पहले ही क्लास का कि ये फोर्स कैसे हम मेजर करते हैं, और दूसरा फिर ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स है जिस पर ये फोर्स डिपेंड करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम चेंज करेंगे तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये सारा हम आज की क्लास में हम कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। हम शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो सबसे पहले ये दिया किसने? तो एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट। बेसिकली ये सबसे पहले ये 1750-60s की बात है। एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। तो ये पहले एक्चुअली मिलिट्री इंजीनियर था कुछ 1776 तक। उसके बाद फिर इसने डिसाइड किया वेस्ट इंडीज में, तो उसके बाद इसने डिसाइड किया, ये बेसिकली फ्रांस का रहने वाला था, फ्रेंच। तो फिर 1776 में इसने डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगा। तो ये फ्रांस अब वापस आया पेरिस। तो उसने वहाँ पर फिर एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि ये इंजीनियर था तो हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटेशन का शौक जो है खून में ही था। तो इसने 1776 में वापस आया, फिर वहाँ से पेरिस, फिर इसने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ काम किया। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान इसने एक डिवाइस इन्वेंट किया। वो है, जैसे हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है फोर्स को मेजर करने के लिए, हम वेट मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसी तरह एक और बैलेंस है, उसको हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस। उससे भी हम फोर्स मेजर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा टॉर्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो टॉर्शन बैलेंस इसी ने इन्वेंट किया है। तो इसने टॉर्शन बैलेंस बेसिकली इन्वेंट इसलिए किया ताकि ये दो चार्जड बॉडीज के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर कर सके। तो ये टॉर्शन बैलेंस ने इन्वेंट किया फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो इसके पास डिवाइस था कि फोर्स दो चार्जड बॉडीज के दरमियान जो फोर्स लगता है कितना लगता है, उसको मेजर करने के लिए टॉर्शन बैलेंस इन्वेंट किया। तो इसने चार्जड पार्टिकल्स, चार्जड बॉडीज के दरमियान इस फोर्स को मेजर करना शुरू किया और देखा कि ये कैसे वैरी होता है। और अगर हम चार्जेस को कम या ज्यादा, दो बॉडीज के दरमियान चार्जेस को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा। इसने इसे मेजर किया। डिस्टेंस को चेंज करेंगे, वो सारे पैरामीटर्स चेक किए कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज से बढ़ता है, किस चीज से कम होता है, सारा चेक करना पड़ता है जब हमें कोई थ्योरी देनी होती है, सारी चीज कवर करने पड़ते हैं। तो लगभग 9-10 साल इसने ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन के साथ इसने काम किया। तो 1776 से लेकर फिर 1785 में इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाली, कंप्लीट डेटा निकाला। इसके पास फुल इंफॉर्मेशन थी कि दो चार्जड बॉडीज के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो 1785 में इसने फिर एक लॉ प्रपोज किया, तो उसको हम बोलते हैं, एक थ्योरी दे दी जो बेसिकली फिर लॉ में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब ये कूलम्ब्स लॉ है क्या? अब ये कूलम्ब्स लॉ कैसे शुरू किया होगा इसने? देखो, सपोज हमारे पास ये हम एयर में बैठे हैं, जहाँ पे हम सपोज मैं बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द एयर है। तो जो जिस मीडियम में मैं बैठा हूँ है एयर, या ये वहां पर भी ये लॉ अप्लाई होगा जहां पर कोई मीडियम नहीं होगा, लाइक एयर भी नहीं होगा, जैसे स्पेस है, वैक्यूम, वहां पर भी। इसका मतलब नहीं कि मैं एयर और वैक्यूम में हूंगा तो तब ही मैं कूलम्ब लॉ अप्लाई करके फोर्स निकाल सकता हूँ। मैं वाटर में हूंगा, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी भी ऑयल में हो सकता हूँ, वहां पर भी किसी भी मीडियम में हो सकता हूँ। हम ये कूलम्ब लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, चाहे मैं एयर में हूँ या वैक्यूम में हूँ, इसके लिए एक ही
तरीका है वो मैं अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा वाटर में अगर होंगे, किसी और मीडियम में अगर होंगे, तो क्या एडिशन किस चीज की करनी है ताकि हम वहां वहां का वैल्यू भी निकाल सकें। तो सबसे पहले सपोज हम एयर में बैठे हैं, तो इसने क्या किया, सपोज एक चार्जड पार्टिकल, एक चार्जड बॉडी ले ली। बेसिकली चार लॉ जो है पार्टिकल्स पर दिया गया है, लेकिन मैं समझाऊंगा पहले बॉडीज पर। तो दो बॉडीज है हमारे पास। जो नॉर्मली हमारे पास बॉडीज होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि एटम्स की बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो नेट चार्ज जीरो। अब ये दो बॉडीज हैं जिनमें नेट चार्ज है ही नहीं, तो इनको हम चार्ज लेकिन कर सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए चार्जिंग के। एक तो हो गया चार्जिंग बाय कांटेक्ट, जिसको मैंने एक्सेस चार्ज में समझा था। जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है वहां भी, इसको हम एक्सेस चार्ज बोलते हैं। फिर एक्सेस चार्ज से कांटेक्ट से हमने इसको चार्ज किया, या हमने चार्ज किया इसको बाय इंडक्शन, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाते, बल्कि इसके विसिनिटी में नजदीक लाते हैं। जो अगर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में चला जाएगा, तो इसका एक एंड चार्जड हो जाएगा। तो चार्जड बाय इंडक्शन हो या चार्ज बाय कांटेक्ट हो, तो इसने सपोज दो बॉडीज को चार्ज किया। अब इस पे सपोज चार्ज आया Q1, या चलो हम Q1 के बजाय हम नंबर लेंगे। सपोज इस पे चार्ज है, समझने के लिए 2 कूलम्स, और इस पर चार्ज इतना चार्ज नहीं आएगा। कूलम बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो जैसे रबिंग से माइक्रो कूलम्स आ सकते हैं, तो इतना नहीं आ सकता, इवन माइक्रो से भी कम। तो सपोज इसमें 2 कूलम्स चार्ज है और इसमें 3 कूलम चार्ज है, समझने के लिए। और चार्ज सपोज चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, फर्क खाली आएगी अट्रैक्शन या रिपल्शन की, बाकी मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा। तो इसने एक बॉडी को चार्ज किया सपोज 2 कूलम, दूसरी बॉडी को चार्ज किया सपोज 3 कूलम। तो सबसे पहले चेक कैसे करेंगे कि ये जो फोर्स इनके दरमियान लगता है, ये फोर्स, ये जो इसको अपनी तरफ यहाँ से धक्का देता है, या ये इसको यहाँ से धक्का देता है, अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये धक्का जो है ये कितना होगा। तो इसने पहले देखा कि ये चार्ज से पहले इसने टेस्ट किया कि अगर हमें इन दो चार्ज बॉडीज को नजदीक रखूंगा, इसने टॉर्शन बैलेंस का यूज करके इनके दरमियान फोर्स कितना है वो मेजर किया। सपोज वो फोर्स है F1, इसने F1 मेजर किया, वो टॉर्शन बैलेंस उसने कोई रीडिंग दे दी, इतना फोर्स लग रहा है। सपोज F1 के बजाय मैं लिखूंगा सपोज 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इनके दरमियान। अब सबसे पहले हमें देखना कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डिस्टेंस को फिक्स रखेंगे। इन दोनों को मैं 1 मीटर पर फिक्स रखूंगा। अब मैं इसको ना इन दोनों को 1 मीटर से दूर ले जाऊंगा, ना 1 मीटर से नजदीक, 1 मीटर पर मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं खाली चार्ज को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा बॉडीज में, और देखूंगा कि फोर्स कम या ज्यादा होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो कितना होता है। तो सपोज 2 कूलम है, 3 कूलम है, फोर्स आया 10 न्यूटन। अब इसने सपोज पहले चार्ज चेंज किया इस पे, सपोज 2 कूलम से 4 कूलम किया, तो एक बॉडी का चार्ज ने डबल किया। तो जब फोर्स मेजर करते हैं जो 10 था, तो ये बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया, ये 20 नहीं हो गया, 10 से डबल नहीं हो गया, लेकिन ये बढ़ गया, 20 नहीं हो गया, क्योंकि हमने एक बॉडी का चार्ज क्या किया, एक बॉडी का चार्ज डबल किया, उससे फोर्स डबल नहीं होता है। तो फिर इसने सपोज इसका भी बढ़ाया, 3 से 6 किया सपोज कूलम। अब 10 से फोर्स बढ़ गया, वो कुछ आ गया। तो मैंने 3 को 6 किया, मैंने अब दूसरी बॉडी का चार्ज डबल किया, अब फोर्स तो बढ़ गया, डबल नहीं हुआ। अब इसने क्या किया, अब सपोज फोर्स पहले 2 था, 2 कूलम, बस यहाँ पर फोर्स पहले 3 कूलम था। तो इसने ऐसे देखा यहाँ पे, ऐसे ये डिस्कवर किया कि जब हम 2 को 3 करेंगे इंटू, तो दो चार्ज बॉडीज की चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 कूलम आया पहले। तो जब 6 कूलम दोनों का प्रोडक्ट था, तब फोर्स था 10 न्यूटन। अब इसने दोनों का चार्ज ऐसे बढ़ाया कि प्रोडक्ट अब 12 कूलम आया। फिर इसको बढ़ाए या इसको नहीं बढ़ाया, या इसको बढ़ाया इसको नहीं बढ़ाया, दोनों को ऐसे बढ़ाए कि प्रोडक्ट 12 आया। वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। सपोज 12 3 इंटू 4 से भी बन सकता है, 3 4 12, 12 6 इंटू 2 से भी बन सकता है 12। तो इसने क्या किया, इसने सपोज 3 को 4 किया और 2 को 3 किया, सपोज इसको 3 किया, अब इसको 4 किया, वो भी आ जाएगा, 4 3 12। या इसने 2 को 2 ही रखा, 3 को 6 किया, तो 6 2 12। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसने दोनों चार्ज बॉडी में से एक चार्ज बॉडी का चार्ज बढ़ाया तो फोर्स बढ़ा, इसका नहीं बढ़ाया, दूसरे का बढ़ाया, फोर्स तब भी बढ़ा। अब ऐसे बढ़ाया कि दोनों की चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो डबल हो गया, प्रोडक्ट डबल हो गया। तो इसने देखा फोर्स तब जाके डबल हो जाता है।
तो फोर्स 10 न्यूटन से 20 न्यूटन, फोर्स डबल मैग्नीट्यूड में हो गया तब जब दोनों का प्रोडक्ट डबल हो गया। 6 कूलम था पहले, दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6, अब डबल हो गया 3 4 12, तो 2 3 बना एंड 3 4 बना। तो चूंकि प्रोडक्ट डबल हो गया, उस केस में खालिद ने देखा कि फोर्स डबल हो जाता है। तो अब ये इस नतीजे पर पहुंचा कि दो चार्ज बॉडी के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक बॉडी का चार्ज इनटू दूसरी बॉडी का चार्ज, क्योंकि प्रोडक्ट डबल होने से फोर्स डबल होता है। अब जब भी दो क्वांटिटीज इस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि जब एक डबल हो जाते तो दूसरा भी डबल होता है, एक हाफ करते तो दूसरा भी हाफ होता है, तो इसको मैथमेटिकली कहते हैं कि दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट क्वांटिटी। तो ये तो पहले देखा इसने, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार, ये तो चार्ज का इफेक्ट था, इसमें डिस्टेंस इसने चेंज नहीं की, यानी कि जो भी चेंज आई वो चार्ज की वजह से आई। दूसरा इसने क्या किया, फिर चार्ज को सेम रखा, इसको 2 कूलम पर ही रखा, इसको 3 कूलम पर ही रखा। अभी मैस रब करेंगे यहाँ पे। तो पहली इक्वेशन पे आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, तो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इसने, अब पहले डिस्टेंस थी 1 मीटर जब फोर्स था 10 न्यूटन एग्जांपल में अभी। अब इसने चार्ज को सेम रखा, यहाँ पे 2 कूलम था, यहाँ पे 3 कूलम था, तो चार्ज पर फोर्स डिपेंड करता है। तो ये तो इसने, ये तो हो गया फिक्स, ये तो डिसाइड हो गया, तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा, अब चार्ज सेम रखेंगे, इसको 2 कूलम, इसको 3 कूलम, अब डिस्टेंस को हम डबल करेंगे। तो 1 मीटर से इसने 2-3 कूलम वाली बॉडीज को इतना दूर लिया कि डिस्टेंस 1 मीटर से 2 मीटर हो गया, यानी कि इसने डिस्टेंस को डबल किया। अब फोर्स इससे कम हो गया, क्योंकि दूरी, यहाँ पे दूरी आ गई, तो इस फोर्स इसने देखा कि टॉर्शन बैलेंस से फोर्स का वैल्यू कम हो गया। कितना कम? अब इसने देखा कि जब हम लेंथ को, जब हम इनके दरमियान की डिस्टेंस को डबल करते हैं, फोर्स डबल से हाफ नहीं होता है, कि जब इसने डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स 2 टाइम्स कम नहीं होता है, बल्कि 4 टाइम्स कम होता है। इसी तरह जब ये डिस्टेंस को 2 टाइम्स से बजाय 3 टाइम्स बढ़ाया, जब इसने 3 टाइम्स डिस्टेंस को बढ़ाया, तो फोर्स 3 गुना कम नहीं होता है, बल्कि 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम होता है। तो ऐसे इसने रिलेशनशिप देखी। जब हम एक चीज को डबल करेंगे, दूसरा डबल नहीं बल्कि अब हाफ हो जाएगा, मैंने इसको दुगना किया, ये हाफ हो गया, हम कहते हैं, फिर दूसरी क्वांटिटीज लेंगे x और y, इसको मैंने डबल किया, ये भी डबल हो गया, इसको हाफ किया, ये भी हाफ हो गया, हम कहते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन अगर रिलेशनशिप ऐसे हैं कि हमने r को, r और s इनके दरमियान से रिलेशनशिप है कि जब मैं r को डबल करता हूँ s हाफ हो जाता है, यानी कि जब इसको 2 टाइम्स बढ़ाता हूँ ये 2 टाइम्स कम होता है, डिक्रीज होता है। जब इसको 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ ये 3 टाइम्स डिक्रीज होता है। इसको डिवाइड, 3 डिवीजन होता है, डिवाइड बाई 3। इसको 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, डिवाइड बाई 4 हो जाता है। हम कहते हैं r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखते हैं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। लेकिन जब मैं r को डबल करूंगा और s को डिवाइड बाई 2 नहीं हो जाएगा, बल्कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि जब मैं r को 2 टाइम्स बढ़ाता हूं तब s 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम होता है, तो हम कहते हैं r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर। तो इसने ऐसे रिलेशनशिप देखी यहाँ पे डिस्टेंस के केस में। इसने, दैट मीन्स डिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस को डबल करके हाफ ही नहीं, हाफ का स्क्वायर मीन्स 1/4 कम हो जाता है। तो एक इक्वेशन तो ये देखी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट। अब दूसरा इसने देखा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस पर हराया हो गया। इसके बाद एक और फैक्टर है जिस पर फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले इसने देखा कि दो ये फैक्टर्स है, एक तो चार्ज बॉडीज का और दूसरा इनके दरमियान की डिस्टेंस। इन दो पैरामीटर्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है। और चार्ज पर ऐसे डिपेंड करता है कि दोनों का प्रोडक्ट डबल हो तो फोर्स डबल हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट 4 गुना बढ़े तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। और डिस्टेंस के केस में देखा, डिस्टेंस डबल करते 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स कम होता है। डिस्टेंस 3 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स 3 का स्क्वायर 9 गुना कम होता है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हाफ मींस 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मींस फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो उल्टा, तो डिस्टेंस को मैंने डबल किया, फोर्स 4 गुना कम हो गया। डिस्टेंस को मैंने हाफ किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो दोनों को कंबाइन करके देखिए, और कोई पैरामीटर नहीं देखा और कोई फैक्टर नहीं देखा जिस पर ये फोर्स डिपेंड करता है, एक्सेप्ट वन, वो मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल ये दो, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब एक रूल है कि जब भी इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं, जब इसको हमें इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा,
जिससे हम वैल्यू निकालते हैं, क्वांटिफाई करेंगे फोर्स को, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इक्वालिटी और एक कांस्टेंट, फिर आएंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट को यहाँ पर हम लिखते हैं K, स्मॉल k, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस k को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इन जनरल, लेकिन अब स्पेशल केसेस में इसका स्पेशल नाम होगा। इस केस में इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इस के को बोलते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ये इक्वेशन जो है ये हम यूज करते हैं दो पॉइंट चार्जेस जिनका चार्ज हमें पता है और उनकी जिनके दरमियान की डिस्टेंस हमें पता है और वो एयर या वैक्यूम में है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके वो दोनों के दरमियान कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, चाहे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो, वो सेम ही होगा। तो कितना होगा इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए दोनों का चार्ज हमें पता होना चाहिए, तो Q1 की जगह डालेंगे 2, Q2 की जगह डालेंगे 3 और R की जगह डालेंगे किधर हमकी डिस्टेंस सपोज 2 मीटर हो, 1 मीटर हो, कुछ भी। और अब K क्या है, और इंपॉर्टेंट चीज है, ये कब है, जब दो चार्ज पार्टिकल्स एयर या वैक्यूम में रखे होंगे, ये तब का एक्सपेरिमेंट है। अब K की तारीफ करेंगे थोड़ी बहुत ही। K है क्या, कूलम कांस्टेंट। अब ये कूलम कांस्टेंट जो है, कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट के ये बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये कूलम कांस्टेंट इसके बराबर, इसने फिर देखा कि इसके बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 4 और पाई तो पता ही है, इप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे। अब ये ई नहीं है, ये ऐसे ई नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, इसको EPSILON इप्सिलॉन है, इनकी जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं 26, इसी तरह ग्रीक अल्फाबेट है अपना, उनमें भी अपने लेटर्स होते हैं जिनको हम ग्रीक लेटर्स बोलते हैं। तो एक उन ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है इप्सिलॉन, जैसे अल्फा एक लेटर है, बीटा है, पाई है, इसी तरह ईटा है वगैरह, म्यू है, जो भी है म्यू है, ये सारे ग्रीक लेटर्स है। तो इप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसको इसका वैल्यू हर जगह सेम ही होता है, तो वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है 8.85 टाइम्स 10 टू द -12th पावर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू जो हर जगह सेम होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसको याद रखना है। तो जब हम के का वैल्यू यानी कि कूलम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, वो होगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू इंटू करेंगे 8.85 टाइम्स 10 टू द -12th पावर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें याद रखना है, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, और यूनिट आएगा इसका उल्टा, यूनिट आता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कूलम कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली लेंगे, जब हम एयर में होंगे या कहीं पे भी होंगे तो इसका वैल्यू हम लेंगे 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमें याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। डायरेक्टली हमें ऐसे इनडायरेक्ट वे में नहीं जाना कि 1/4 पर फिर हमेशा इसका वैल्यू ये डालेंगे फिर लिखेंगे, तो डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कि का वैल्यू 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। तो दो चार्जड पार्टिकल्स के दरमियान अगर फोर्स निकालना हो तो सारी चीजें आ गई, एक पार्टिकल का चार्ज इंटू दूसरे पार्टिकल का चार्ज डिवाइड बाय दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को स्क्वायर लगाएंगे, वो नहीं बोलना है स्क्वायर, और के कूलम कांस्टेंट 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, वो जो वहां से वैल्यू आएगा, फोर्स आएगा, सारे वैल्यूज हम एसआई यूनिट में डालेंगे, इसको कूलम में डालेंगे, कूलम में डालेंगे, मीटर में डालेंगे, और ये पता ही होता है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 सारा एसआई यूनिट में है, तो जो फाइनल वैल्यू वहां से आएगा उसके आगे लिखेंगे न्यूटन फोर्स के लिए, तो उतने न्यूटन उनके दरमियान फोर्स होता है। तो ये लेकिन वो फोर्स तब होगा जब वो चार्जड पार्टिकल्स या तो यहाँ पे होंगे हवा में, या तो स्पेस किसी ऐसी जगह होगी यहाँ पे हवा भी नहीं होगी, वैक्यूम होगा। लेकिन व्हाट एवर अगर वो दो चार्जड पार्टिकल्स में वाटर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो किसी मटेरियल के अंदर है, ऑयल के अंदर है या कहीं पर भी है, तो उसके लिए वैल्यू फोर्स का वो नहीं होता है, बल्कि फोर्स का वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाता है मीडियम की वजह से।
तो सबसे ज्यादा दो चार्जड पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो होता है जब एयर में हो या वैक्यूम में हो। लेकिन जब दूसरे मीडियम में हो तब फोर्स डिक्रीज होता है। अब तो दो पैरामीटर्स तो आगे जिस पर फोर्स डिपेंड करता है। जो दूसरा क्वेश्चन था कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोर्स डिपेंड, तो पहले दोनों बॉडीज के चार्ज पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है, दोनों बॉडीज के दरमियान के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब तीसरी चीज, ये किस मीडियम में हमने दो पार्टिकल्स को रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें आगे जाके डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर दो चार्जड पार्टिकल्स एयर के बजाय, वैक्यूम के बजाय पानी में हो, ऑयल में हो, किसी और मीडियम में हो, तो फोर्स डिक्रीज होता है। अब कितना डिक्रीज होता है, उसके लिए जिस मीडियम में है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ढूंढ के लाना है। कहाँ से? चाहे फिर बुक्स पर टेबल दिए गए होते हैं जिन पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मीडिया का दिया गया होता है, या गूगल करेंगे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर ऑयल में, उस ऑयल का नाम रखेंगे, लिखेंगे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कैरोसिन, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कुकिंग ऑयल, दिस दैट ऑयल। वो कांस्टेंट को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, वो हम लाएंगे जो टैबलेट, वो डेटा टैबलेटेड होता है, चाहे इंटरनेट यूज करो या बुक्स यूज करो। तो दो चार पार्टिकल्स ऑफ वाटर में रखे गए हैं, मैं देखूंगा व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का यूनिट नहीं होगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर लाएंगे, वो सपोज कुछ होगा। तो फिर अगर, तो मैं क्या करूंगा, दो चार पार्टिकल्स को अपने सामने रखूंगा, तो चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितनी है, उससे मैं कूलम्स अप्लाई करके फोर्स निकाल सकता हूं। अब ये फोर्स जब पानी में दोनों चार पार्टिकल्स हो गए तो कितना कम हो जाएगा, उसके लिए उस फोर्स को ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करना है, बस दैट्स इट। तो वो वहां पे फोर्स होगा उस मीडियम में। तो ये दो चार्जड पार्ट ऑब्जेक्ट है, सपोज दोनों चार्जड है, मुझे ये मैंने 1 मीटर दूरी पे रखे दोनों, तो मुझे देखना है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका चार्ज कितना है वो लिखूंगा, इसका चार्ज कितना है Q1 इंटू Q2 करूंगा, डिवाइड बाई इनके दरमियान की डिस्टेंस क्या है 1, तो डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर इंटू के होता है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। वो सॉल्व करके जो नंबर आएगा जिसको मैंने F लिखा, वो होगा इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स जब ये हवा या वैक्यूम में थे। लेकिन यही अगर मैं अब इतने ही दूर पानी में रखूंगा, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K। तो जो हवा में इनका फोर्स निकला उसको वो की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड करेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगा वो ओब्वियसली इससे कम होगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो फोर्स इनका पानी में होगा वो हवा में जितना था उससे कम ही होगा, जो हम ऐसे निकालेंगे। तो जब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, या तो हम ऐसे याद रख सकते हैं दो सिंपल फॉर्म्स में, या फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं फोर्स एक चार्जड बॉडी पर होता है बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिवाइड बाय करेंगे कैपिटल के भी, अगर हमें इन जनरल इसको लिखना है। फिर अगर दो चार्जड पार्टिकल्स हवा में हो या वैक्यूम में हो तो उनका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, तो ये यहाँ पे 1 डाल के वही बेसिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे इसको, डिवाइडेड बाय के होता है फॉर एनी मीडियम, के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे हम दो चार्जड पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिमाग में रखना है ये तब अप्लाई होती है जब दो पॉइंट चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस। लेकिन जब एक बॉडी का चार्ज लेकिन यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट पार्टिकल नहीं होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन के दरमियान निकालना होगा तो इक्वेशन यूज करेंगे। ये यहाँ पर बहुत बड़ा स्फीयर हो सकता है जो चार्ज है। अब इस चार्ज स्फीयर और पॉइंट के दरमियान कैसे फोर्स निकालेंगे, वो यही होता है कि क्या होता है। तो इसके लिए हम अगली क्लास में अलग से पढ़ेंगे, उनको हम बोलते हैं शेल थियरीज पढ़ेंगे, और देखेंगे अगर दो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, एक बॉडी होगी या दोनों बॉडीज होंगी, तो फिर फोर्स कैसे निकालेंगे। क्योंकि रियल लाइफ में जो बॉडीज चार्जड होंगी वो तो बॉडीज होंगी, वो पार्टिकल पॉइंट नहीं होगा। we don't encounter with electrons in real life। तो दो बॉडीज होंगे, तो दो बॉडीज के दरमियान कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो फिलहाल दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान ऐसे हम निकालते हैं। थैंक यू।